बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिंग का चैप्टर नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि पहले जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता था तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से रिएक्शन हुआ करते थे, हीमोलिसिस होता था आरबीसीज़ का और बहुत से इशूज़ आया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा एंटीजेंस का और एंटीबॉडीज़ का नॉलेज बढ़ता गया, हमने इसको इन चीज़ों को रेगुलेट करना शुरू कर दिया और हमने इन ट्रांसफ्यूजन को मज़ीद प्रैक्टिकल बना लिया, मज़ीद पॉसिबल बना लिया। ठीक हो गया। फिर आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंटीजेंस। हमारे पास एंटीजेंस कितने होते हैं? उन्होंने कहा कि अगर रेयर एंटीजेंस की बात की जाए फिर तो हंड्रेड्स ऑफ एंटीजेंस हैं, लेकिन इनमें से 30 कॉमनली अकरिंग एंटीजेंस हैं। इन 30 कॉमनली अकरिंग एंटीजेंस में से 2 एंटीजेंस ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उन 2 एंटीजेंस को स्टडी करेंगे। एक होता है OAB एंटीजन सिस्टम और एक होता है RH सिस्टम। सबसे पहले OAB सिस्टम को स्टडी करेंगे। OAB सिस्टम के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, एंटीजन को यहाँ पे एग्लूटिनोजन भी कहा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, OAB के अंदर आपके पास बेसिकली अलील्स कितनी टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई मैं वो आपको बताना लगा हूँ। इसमें हमारे पास 3 तरह के अलील्स होते हैं। एक होता है IA, एक होता है IB, एक होता है IO। ठीक है। हर इंसान के अंदर कोई से भी 2 अलील्स मौजूद होते हैं या एक अलील भी 2 दफ़ा मौजूद हो सकते हैं। ठीक हो गया। मुख्तलिफ तरह के जीनोटाइप्स होते हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इन अलील्स में जिसकी जो IA होगा तो एंटीजन A होगा, IB होगा तो एंटीजन B होगा और IO होगा तो उसका मतलब है कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए हम O कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल एलील्स कितने हैं तो 3 हैं। पूछा जाए कि टोटल आपके पास एंटीजन्स कितने हैं तो 2 हैं। और अच्छा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अगर आपके पास हो, ये देखिएगा, अगर IA हो और दोबारा IA हो, ठीक है, तो इसकी जीनोटाइप क्या होगी? AA। ठीक हो गया। ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। इसी तरह अगर IA हो और IO हो तो जीनोटाइप क्या होगी? AO। ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। ठीक हो गया। ये तो हो गया A ब्लड ग्रुप। अब मैं आता हूँ IB। जीनोटाइप BB, ब्लड ग्रुप B। इसी तरह से IBIO, जीनोटाइप BO, ब्लड ग्रुप B। ये तो हो गया ब्लड ग्रुप B। अब अगर होगा IO तो ब्लड ग्रुप तो OO जीनोटाइप होगा और ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर होगा IAIB तो जीनोटाइप AB होगा और ब्लड ग्रुप भी AB हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने देखा 1 2 3 4 आपके पास ब्लड ग्रुप्स कितने हैं? 4। ठीक। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं कि जीनोटाइप टोटल कितनी है तो वो आप ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास टोटल 6 जीनोटाइप्स हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, 2 एंटीजेंस हैं और 3 अलील्स हैं। तो ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पे उन्होंने आपको एंटीजेंस के बारे में बताया हुआ है, फिर यहाँ पे उन्होंने आपको 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने आपको अलील्स के बारे में बताया हुआ है और जीनोटाइप्स के बारे में बताया हुआ है। ये सारा कुछ मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद बताते हैं कि आपके पास जो O ब्लड ग्रुप है, ये जो हमने ये देखे ना, ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप। परसेंटेज बताई हुई है कि O 47% होता है, A 41% होता है, B 9% होता है और AB 3% होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन अगर देखा जाए तो O ब्लड ग्रुप होता है और उसके बाद A ब्लड ग्रुप होता है। ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया एंटीजेंस वगैरह के बारे में। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हर इंसान के अंदर जो एंटीजन मौजूद नहीं होता, ये AOB का जिक्र कर रहा हूँ मैं, जो एंटीजन मौजूद नहीं होता वो एंटीबॉडी मौजूद होती है। जो एंटीजन मौजूद नहीं होता उसकी एंटीबॉडी ज़रूर मौजूद होती है। जैसे कि ब्लड ग्रुप, मैं 4 ब्लड ग्रुप के बारे में बताता हूँ आपको। ब्लड ग्रुप A, B, O और AB। ठीक है। A ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा मौजूद है? A, तो एंटीबॉडी इसमें होगी एंटी-B। B ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा मौजूद है? B। A तो नहीं मौजूद, नहीं, तो इसमें एंटीबॉडी हो जाएगी एंटी-A। अच्छा, O ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन मौजूद है? कोई भी नहीं मौजूद। इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? इसमें एंटी-A भी होगी और इसमें एंटी-B भी होगी। और AB में चूंकि दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। तो जो एंटीजन ब्लड में नहीं मौजूद होता वो वाली एंटीबॉडी ब्लड में मौजूद होती है। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो एंटीबॉडी मौजूद होती है, इस एंटीबॉडी को वो कहते हैं एग्लूटिनिन। एंटीजन को क्या कहा उन्होंने? ये देखिएगा, एंटीजन के लिए नाम यूज़ किया एग्लूटिनोजेंस
और एंटीबॉडी के लिए क्या नाम यूज़ किया, एग्लूटिनेंस। ठीक हो गया, तो मैंने आपको एग्लूटिनेंस के बारे में बता दिया। फिर आता है टिटर ऑफ एग्लूटिनेंस। ये जो मैंने आपको बताया है कि एक अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी एंटी बी होगी, और ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये बर्थ के वक्त नहीं होती, ठीक है, बल्कि पैदा होने के तकरीबन 8 महीने बाद ये डेवलप होना शुरू होती हैं, और कुछ अर्से बाद मैक्सिमम डेवलप हो जाती हैं। इन एंटीबॉडीज़ की बात हो रही है। एंटीजेंस तो बाय बर्थ मौजूद है ना, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ऐसे होती हैं। अच्छा, अब एक और बात सोचने की है कि यार अगर एक बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन कौन सा है, ए, एंटीबॉडी बी क्यों डेवलप हो, और एंटीबॉडी बी है, इसमें एंटीबॉडी बी क्यों डेवलप होती है। एंटीबॉडीज़ तो हमेशा किसी ना किसी एंटीजन के खिलाफ डेवलप होती है ना। जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होता है उसके खिलाफ, जो उसके अपने एंटीजन हैं ये तो सेल्फ एंटीजन में आ जाते हैं ना, ये तो बॉडी के अपने एंटीजन हैं। बॉडी के अपने एंटीजन के खिलाफ तो नॉर्मल रूटीन में नहीं बनती। बी एंटीजन इसमें नहीं है, तो बी एंटीजन इसकी बॉडी का अपना एंटीजन नहीं है। इसने एंटी बी कब बनाया, कब कोई बी एंटीजन एंटर हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि असल में बात ये है कि जो ओरिजिन ऑफ एग्लूटिनेंस के बारे में उन्होंने बताया है कि हमारी डाइट के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एंटीजन ए भी आ रहा होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एंटीजन बी भी आ रहा होता है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा इनका इनटेक कर रहे होते हैं, दोनों का। अब होता बेसिकली क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी डाइट में एंटीजन ए आया, बॉडी ने कहा यार ये तो अपना एंटीजन है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, खैर है। उसकी डाइट में एंटीजन बी आया, और बॉडी ने कहा ये कहाँ से आ गया, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ, नतीजतन एंटीबॉडी बी बन गई। ठीक है, अब अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है, इसकी भी डाइट में ए आया बी आया, इसने एंटीजन बी को कहा यार ये तो बॉडी का अपना ही है, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जब एंटीजन ए आया उसने कहा ओए ये तो कोई और एंटीजन है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ, और एज अ रिजल्ट एंटीबॉडी ए बन गई। ठीक है, ओ में ए आया, उसने कहा ये कहाँ से आ गया, एंटीबॉडी बनाओ। बी आया, उसने कहा ये कहाँ से आ गया, एंटीबॉडी बनाओ। तो ओ में दोनों एंटीबॉडीज होती हैं और ए बी में कोई भी नहीं होती। तो ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि ए बी दोनों को अपना ही समझता है, कहता है कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये आपके पास बोन मैरो में फॉर्म हो रही होती हैं, ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने बता दिया आपके पास। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये भी जिस तरह आम एंटीबॉडीज़ होती हैं, गैमा ग्लोबुलिन उसी तरह से होती हैं। और आम एंटीबॉडीज़ की हमने टाइप पढ़ी थी ना, IgM, IgG, IgA, IgE, ये टाइप्स है ना मॉलिक्यूल्स की। तो ख़ास तौर पे IgM और IgG जो होते हैं वो ये वाली एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं, जो आपकी ब्लड ग्रुप टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आते हैं एग्लूटिनेशन प्रोसेस एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसके अंदर ये जो एग्लूटिनेशन प्रोसेस होता है ये बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में मिल जाती है ना, मतलब एंटीबॉडी ए एंटीजन ए से मिल गया तो वो बाइंड करना शुरू कर देते हैं। होता बेसिकली क्या है, ये देखिए मिसाल के तौर पे मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपके पास आ रहे हैं एंटीजन ए, बहुत सारे एंटीजन ए हैं, ठीक है, और आपके पास एंटीबॉडीज ए भी मौजूद हैं। जो एंटीबॉडी ए मौजूद है वो एंटीबॉडी की यूं दो साइड्स हैं, दो बाइंडिंग साइड्स हैं। ठीक है, एक एंटीबॉडी ए आई, उसने इन दोनों को बाइंड कर दिया, एक और आई, उसने इन दोनों को बाइंड कर दिया, एक और आई, उसने इन दोनों को बाइंड कर दिया, इसी तरह एक और थी, उसने जनाब इन दोनों को बाइंड कर दिया। ये आप देखें कि एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस के बाइंड कर जाने से ये तो एक सारा एक ही सिंगल क्लस्टर नहीं बन गया, ये एग्लूटिनेट कर गया ना, ये क्लस्टर से बन जाते हैं और इन क्लस्टर्स को फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम ब्रेक करता है और हीमोलाइसिस होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक ऐसी एंटीबॉडी थी जिसमें दो बाइंडिंग साइट्स थी। कुछ एंटीबॉडीज ऐसी भी होती हैं कि उनकी 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ये मैंने एक शो करने की कोशिश की, उनकी 10 बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं। खासतौर पर ये जो IgM होते हैं ना, ये 10 बाइंडिंग साइट वाली एंटीबॉडी होती है। अब खुद सोचे जब 10 बाइंडिंग साइट होंगे तो कितनी ज़्यादा एग्लूटिनेशन कॉज करवा देंगे। जब इतनी ज़्यादा एग्लूटिनेशन होगी तो हमारी हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है एक्यूट हीमोलिसिस अकर इन सम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। होता बेसिकली क्या है, जैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड एंटर हुआ, मिसाल के तौर पे आप ए ब्लड ग्रुप है आपका, तो बी ब्लड ग्रुप का ब्लड आपके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो कुछ तो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में मौजूद हैं, वो थोड़ा बहुत रिएक्शन करेंगी। तो इनिशियल रिएक्शन बहुत थोड़ा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी जो बॉडी है वो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडी बी की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद
ज़्यादा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी वजह से डिलेड हीमोलाइसिस होगा। लेकिन हमने कहा कि इमीडिएट हीमोलाइसिस की बजाय डिलेड हीमोलाइसिस ज़्यादा होता है। गुड हो गया, ज़्यादा होता है, एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगता है बॉडी को, ख़ास तौर पे वो जो 10 बाइंडिंग साइट वाली एंटीबॉडी थी ना IgM, उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, और IgM ही ज़्यादातर ये हीमोलाइसिस करवा रही होती है। चूँकि IgM जिसकी 10 बाइंडिंग साइट्स थी वो ज़्यादा एग्लूटिनेशन करवाती है, उसकी वजह से ज़्यादा हीमोलाइसिस होता है, या हम कहते हैं हीमोलाइसिस में ख़ास तौर पे IgM का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए IgM को हम हीमोलाइसिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलाइसिन्स। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिए। उसके बाद आता है आपके पास ब्लड टाइपिंग क्या होता है। ब्लड ग्रुप को चेक करना और मैच करना रिसिपिएंट और डोनर के ब्लड ग्रुप को ये डाला जा सकता है या नहीं डाला जा सकता है, इसको हम कहते हैं ब्लड टाइपिंग या ब्लड मैचिंग। ठीक हो गया, इसमें हम करते हैं बेसिकली क्या है, किसी भी बंदे का जिसका भी ब्लड ग्रुप हमने चेक करना है, ये मैंने उसका ब्लड लिया, ब्लड लेके प्लाज्मा सीरम वगैरह अलग कर दिया, RBCs को अलग कर लिया। ठीक है, RBCs को अलग कर लिया। अब मैंने एक बीकर लिया, उसमें डाला एंटीबॉडी A, एक बीकर लिया, उसमें डाला एंटीबॉडी B। ठीक है, इस ब्लड के आधे RBCs मैंने इसमें डाल दिए और आधे RBCs मैंने इसमें डाल दिए। ठीक, अगर तो एंटीबॉडी A ने इन RBCs से रिएक्शन कर दिया, इसका मतलब है कि इन RBCs पे एंटीजन A मौजूद था। ठीक, और अगर एंटीबॉडी B ने रिएक्शन कर दिया, इसका मतलब है इन RBCs पे एंटीजन B था। तो अगर एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों इन RBC से रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें A भी है B भी है, ये ब्लड ग्रुप AB है। अगर कोई भी नहीं रिएक्ट कर रहा तो ब्लड ग्रुप O है। अगर सिर्फ एंटीबॉडी A इन RBC से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है इनके पास एंटीजन A है, तो ये ब्लड ग्रुप A है। और इसी तरह से अगर सिर्फ एंटीबॉडी B रिएक्ट कर रहे हैं, A नहीं कर रहा, तो ये ब्लड ग्रुप B है। ठीक, इस तरह से हमने मैचिंग कर ली। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के अंदर ये समझना कि कौन सा ब्लड किसके अंदर डाला जा सकता है। इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, एक आपके पास डोनर ब्लड होता है और एक आपके पास रेसिपिएंट ब्लड होता है। ठीक है, डोनर ब्लड में कोई ऐसा एंटीजन नहीं होना चाहिए जो रेसिपिएंट ब्लड में ना हो। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। ब्लड ग्रुप का सेम होना ज़रूरी नहीं होता हमेशा, बस ये बात याद रख लें कि डोनर ब्लड में कोई ऐसा एंटीजन नहीं होना चाहिए जो रेसिपिएंट में ना हो। क्या मतलब है इसका? देखें, मिसाल के तौर पे रेसिपिएंट है A, अगर मैं डोनर A डाल रहा हूँ तो गुड है, सही रहेगा। अगर मैं AB डाल रहा हूँ तो इसमें B ऐसा है जो इसमें नहीं है, इसलिए इसको काटा मार दो। अगर मैं O डाल रहा हूँ, O में कोई ऐसा एंटीजन है जो A में ना हो, O में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं, तो O हम A में डाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप है, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है O, डोनर का ब्लड ग्रुप A तो नहीं डाल सकता, AB भी नहीं डाल सकता, B कोई भी नहीं डाल सकता, O के अंदर सिर्फ O ही डाल सकता है। ठीक हो गया। अब अगर रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप है AB, इसके अंदर अगर मैं ब्लड ग्रुप A डालना चाहूँ, डाल जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं ब्लड ग्रुप B डालना चाहूँ, डल जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं ब्लड ग्रुप O डालना चाहूँ तो डल जाएगा। यानी डोनर के ब्लड में कोई ऐसी एंटीजन ना हो जो रेसिपिएंट में गैर मौजूद हो। डन हो गई बात। अच्छा, अब एक बात आप सोचते होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा क्यों है। ये तो मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि डोनर में कोई एंटीजन ऐसी ना हो जो कि रेसिपिएंट में गैर मौजूद हो। अब होता बेसिकली क्या है, देखें, अगर मैं AB के अंदर ब्लड ग्रुप B डाल रहा हूँ तो आप सोचेंगे ब्लड ग्रुप B के अंदर एंटीबॉडी A तो होता है ना, जो ब्लड ग्रुप B है उसमें एंटीबॉडी A तो मौजूद है। तो अगर एंटीबॉडी A चला गया रेसिपिएंट में, तो पता है बेसिकली होता है कि ये एंटीबॉडी A जो है ना, ये बहुत डिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा ब्लड ही डालते हैं ना, जाहिर सी बात है। तो ब्लड डाला, ये एंटीबॉडी A जो है ये इतना डिफ्यूज़ हो गया कि ये आपके रेसिपिएंट के बहुत थोड़े RBC को इफेक्ट कर सकेगा, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रेसिपिएंट में ऐसा एंटीजन डाल दिया जो कि रेसिपिएंट में नहीं है, तो मिसाल के तौर पे रेसिपिएंट था हमारे पास O, डाल दिया आपने उसके अंदर ब्लड A। ठीक, अब रेसिपिएंट के अंदर एंटीबॉडी A भी मौजूद है, एंटीबॉडी B भी मौजूद है, और डाल दिया आपने A। तो ये जो रेसिपिएंट है ना सिर्फ इसके ये वाले एंटीबॉडीज़ काम करना शुरू कर देंगे, बल्कि चूंकि ये तो रेसिपिएंट है, ये तो बॉडी है, ये बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी और इस A के खिलाफ इतनी एंटीबॉडीज़ बना देगी कि रिएक्शन हो जाएगा। समझ आ गई बात की? जो डोनर का ब्लड होता है
उसमें तो जितनी एंटीबॉडीज आ गई बस उन्होंने ख़त्म हो जाना, मुक जाना, डिफ्यूज हो जाना, कहानी ख़त्म। मजीद एंटीबॉडीज तो नहीं बनेंगी ना। लेकिन जो रिसिपिएंट का ब्लड होता है, अगर उसको किसी एंटीजन से लड़ाई पड़ गई तो उसने तो एंटीबॉडीज बनाई जानी है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। नतीजा क्या निकला, ए बी के अंदर कोई भी ब्लड डाल सकते हैं, ओ के अंदर कोई और ब्लड नहीं डाला जा सकता, या ऐसे भी कहते हैं कि ओ किसी भी ब्लड में डाला जा सकता है। तो ख़ास तौर पे ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो आगे हमारे पास RH ब्लड टाइप्स, इंशाल्लाह इसको पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करते हैं हम।